नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स चल रहे हैं, सर गुड मॉर्निंग। पिछला जो हमारा जो वीडियो था, ठीक है, उसमें हम बात कर रहे थे पाचक ग्रंथियों के बारे में, और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो भी पाचक ग्रंथियों के बारे में ही रहेगा। ठीक है, हमने वहाँ उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस समय वो था अग्नाशय ग्लैंड यानी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि चल रही थी। और हमने ये पढ़ा था कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो अंग्रेजी के यू जैसी होती है, 6 से 8 इंच लंबी होती है। ठीक है, जो आमाशय यानी स्टोमच और जो छोटी आंत का जो ग्रहणी होता है उसके बीच में स्थित होती है। ठीक है, जो हम ये एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, अर्थात इसे हम मिश्रित ग्रंथि कह रहे थे। ठीक है, इसके बाद में हमने ये देखा था कि इस अग्नाशय के अंदर कुछ लैंगरहैंस दीपिकाएं कुछ कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जहां 3 प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। एक हमारे पास कौन सी थी? अल्फा। ठीक है, एक अल्फा कोशिका थी, एक बीटा कोशिका और एक गामा कोशिका। तो ये जो अल्फा कोशिका होती है ये ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करती है। ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करती है जो ब्लड में, ठीक है, जो ब्लड में, ठीक है, ब्लड में शर्करा यानी मीठे की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, मीठे की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, याद रखना ये मीठे की मात्रा को बढ़ाता है ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं, ये कोशिकाएं क्या काम करती हैं? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं जो ब्लड के अंदर है, जो ब्लड के अंदर है, यानी शर्करा यानी मीठे की मात्रा को कम करता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन मीठे की मात्रा को कम करता है, ग्लूकागोन हार्मोन मीठे की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, इंसुलिन हार्मोन मीठे की मात्रा को कम करता है ब्लड के अंदर। इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, अब ये जब इंसुलिन हार्मोन मीठे की मात्रा को कम करता है तो एक हमारे शरीर के अंदर एक रोग होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मधुमेह। मधुमेह या बोल देंगे डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज या इसको बोल देते हैं शुगर, डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज, इसके अलावा डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर, या इसको बोल देंगे डायबिटीज। ठीक है, ये रोग है, एक ही रोग है, मधुमेह बोल दो, शुगर बोल दो, डायबिटीज बोल दो। ठीक है, यानी इस रोग को कम करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। अगर हम ज्यादा मीठे का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में डायबिटीज रोग हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज रोग हो जाएगा तो उसको कम करने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। अगर अगर इंसुलिन हार्मोन की मात्रा में कमी आ जाए तो डायबिटीज होने के ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, डायबिटीज होने के ज्यादा चांस होते हैं। इसके बाद में हमारे पास कौन सा है? यहां है गामा कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं? गामा कोशिकाएं। इनका भी काफी रोल होता है अग्नाशय ग्रंथि के अंदर, लैंगरहैंस दीप कोशिकाओं में। इसके बाद में हमारा जो कौन सी कोशिका है हमारे पास, यानी गामा कोशिकाएं। ये गामा कोशिकाएं क्या करती हैं? सेमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन और इसके अलावा होता है सीरोटोनिन हार्मोन का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। हार्मोन का स्राव करती हैं। सेमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन और सीरेटोनिन हार्मोन का क्या करती हैं? ये गामा कोशिकाएं स्राव करती हैं। लैंगरहैंस दीप कोशिकाएं होती हैं 3 प्रकार की, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा। जो अल्फा कोशिका होती है वो ग्लूकागोन हार्मोन जो ब्लड में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, मीठे की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं जो ब्लड में मीठे की मात्रा को कम करता है, जो मधुमेह, शुगर, डायबिटीज से हमें बचाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास अल्फा कोशिकाएं, ये सेमेटोस्टेटिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन और सीरोटोनिन हार्मोन का भी स्राव करती हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास आज की जो लार ग्रंथि, सॉरी, इसके बाद में हम यानी लार ग्रंथि पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो हमारी जो ग्रंथि थी वो अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसका कार्य पढ़ चुके हैं, कौन कौन से हार्मोन स्राव करती हैं ये चीजें भी पढ़ चुके हैं। ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। इसके बाद में जो हमारी जो नेक्स्ट ग्रंथि होती है वो होती है लीवर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, उस पर चर्चा करते हैं। अगली जो हमारी ग्रंथि है वो है लीवर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। पहली चीज आप ये लिखेंगे, ये मानव शरीर की सबसे
सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की क्या है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, देखो यहाँ दो क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो हमारे पास सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, या सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, देखो प्रश्न को समझना ध्यान से, अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी। और अगर अंतःस्रावी न पूछकर वैसे पूछे आपसे सीधे सिंपल शब्दों में कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछ ले तो आप लिखेंगे थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अगर हम इस यकृत ग्रंथि की अगर बात करें, ठीक है, तो ये त्रिकोणाकार होती है, त्रिकोणाकार होती है। इसका जो भार होता है, वजन होता है, वो होता है 1 से लेकर 1.5 kg तक। इसका जो भार होता है वो 1 kg से 1.5 kg तक होता है। ठीक है, ये त्रिकोणाकार इसकी संरचना होती है। इसका जो वजन होता है वो 1 से लेकर 1.5 kg तक होती है। और इस ग्रंथि का जो अधिकांश भाग होता है, ठीक है, जो इस ग्रंथि का जो अधिकांश भाग होता है वो दाईं ओर होता है। याद रखना कि यकृत ग्रंथि का अधिकांश भाग किस ओर होता है, कि हमारा जो ये है शरीर है इसके कौन से भाग की ओर ज्यादा, यानी ये दाईं ओर ज्यादा होती है। ठीक है, 1.5 kg की होती है लगभग। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसकी त्रिकोणाकार संरचना होती है, पाचक ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, या इसको पाचक ग्रंथि भी बोल सकते हैं, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। ठीक है, दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं यहाँ। त्रिकोणाकार और भार होता है इसका 1 से 1.5 kg होता है, और ये ज्यादातर क्या होती है? दाईं ओर ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पित्तरस का क्या करती है? निर्माण करती है। ये पित्तरस का निर्माण करती है। कौन से रस का निर्माण करती है? पित्तरस का जो निर्माण करता है वो यकृत लीवर करता है। और ये जो पित्तरस होता है ये कहाँ एकत्रित होता है? ये पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक है, कहाँ एकत्रित होता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है। जो पित्तरस भरा होता है इसके अंदर, ये पित्तरस क्या काम करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाता है। और इस पित्तरस के कारण ही मल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। इस पित्तरस के कारण ही मल का रंग पीला होता है। इस चीज को भी आप नोट कर लेना अच्छे से, भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, और ये जो यकृत ग्रंथि है हमारे पास, ये लाइपेज, ठीक है, लाइपेज एक प्रकार से अगर हम बात करें लाइपेज का भी स्राव करता है। ठीक है, लाइपेज का क्या करता है? स्राव करता है। ये जो पित्त होता है ये क्या काम करता है? वसा के पाचन में सहायक होता है। तो आप लिख सकते हैं कि वसा के पाचन में भी सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, अगर हम इस यकृत की बात करें तो इसका जो अवतल भाग होता है, नीचे वाला जो भाग होता है, वहां कौन सी ग्रंथि क्या होता है? वहां पित्ताशय होता है, जिसके अंदर पित्तरस भरा होता है। मल का रंग भी पित्त के कारण ही होता है, पीला होता है, पित्तवर्णक होता है यहाँ। ठीक है, इसके अवतल भाग में पित्ताशय होता है, पित्तरस भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो पित्त वाहिनी है ये कहाँ खुलती है? ये ग्रहणी में खुलती है। ठीक है, जो वसा के पाचन में सहायक होती है। वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना वसा का पायसीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बच गया कि ये जो यकृत ग्रंथि होती है इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यकृत पालिकाएं कहते हैं। यकृत पालिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत पालिकाएं कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। देखिए, अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं, बिल्कुल आपको रेगुलर अध्ययन मिलेगा यहाँ, तो आपसे मेरी एक ही विनती है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छे चैनल का चुनाव कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमें वहाँ से क्या होता है कि हमें कोई पैसा वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ,
इतने स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं बहुत ही शानदार वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर पाचन तंत्र आप कंप्लीट पढ़ाइए कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, तो मैंने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए एक साधारण तरीके से पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, एक साधारण तरीके से पढ़ाया है, तो आप चैनल पर बने रहें। इसका जो भार होता है 1.5 kg, त्रिकोणाकार, पाचक ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत पालिकाएं होती हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यहाँ ये जो पितरस है यानी यह वसा का पाचन होता है। ठीक है, और यहाँ ये लाइपेज एंजाइम का स्राव करती है। पितरस का निर्माण होता है, पित्ताशय स्थित होता है इसके अवतल भाग में, नीचे वाले भाग में, और भोजन को सड़ने से बचाता है। और मल का जो रंग पीला होता है वो भी पितरस के कारण होता है। और जब हमारे शरीर में एक रोग होता है पीलिया, पीलिया में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला जो अंग है हमारे शरीर का, वो लीवर ग्रंथि होती है। याद रखना, इस चीज को नोट कर लेना अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, तो आज हमने पढ़ी थी पाचक ग्रंथियां। सबसे पहले पढ़ा हमने पिछले वाले वीडियो में लार ग्रंथियां, फिर हमने थोड़ा आधा पार्ट पढ़ लिया था अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, आधा पार्ट यहां पढ़ लिया हमने अग्नाशय ग्रंथि का, और लास्ट में हमने पढ़ लिया है यकृत ग्रंथि। ठीक है, कौन सी? यकृत ग्रंथि। तो ये चीजें थी, हमने इनको रिवाइज कर लिया है। अब मैं थोड़ा आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट, उनको मैं रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ाए। आपका जवाब तुरंत कमेंट्स में होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रेनिन का स्राव कहां से होता है? रेनिन का स्राव कहां से होता है? ऑप्शन है यकृत, बृहदान्त्र, आमाशय और मलाशय। तो कहां से होता है? आमाशय से होता है। बिल्कुल जवाब, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया है कि आमाशय से सर। अग्नाशय रस होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। कैसा होता है? ये होता है क्षारीय। अग्नाशय रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। कुप्र कोशिकाएं कहां होती हैं? ये चीजें थी। कुप्र कोशिकाएं कहां होती हैं? तो कुप्र कोशिकाएं कहां होती हैं? ये होती हैं लीवर में। और मैंने इसीलिए इन क्वेश्चनों को रिवाइज किया कि मैंने यहाँ यकृत में नहीं बताया आपको, तो आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि ये जो कुप्र कोशिकाएं होती हैं ये यकृत में होती हैं। इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं? मनुष्य में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और ये जो 3 प्रकार की होती हैं जोड़ी के रूप में होती हैं, याद रखना इस चीज को। ठीक है, 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी? कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। ठीक है, कर्ण पूर्व ग्रंथि मैंने बताया था गाल के अंदर होती है, कान से पहले होती है। ठीक है, तो 3 जोड़ी होती हैं लार ग्रंथियां। इसीलिए इन लार ग्रंथियों में हम इसको मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास एक कोशिका, यह एक प्रश्न है हमारे पास, यकृत कोशिकाएं बनाती हैं। यकृत कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं? क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं पितरस बनाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ मिलती हैं? लैंगरहैंस अभी मैंने पढ़ाया आपको, ये कहाँ होती हैं? अग्नाशय ग्रंथि में होती हैं। ठीक है, बिल्कुल, यह भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, आहार नाल का वह भाग जहां रसांकुर पाए जाते हैं। तो रसांग यहां लिखा आमाशय, आंत्र, ग्रसिका और अम्लाशय। तो आंसर होगा आंत्र ऑप्शन के आधार पे। लेकिन अगर आंत्र में भी बड़ी आंत, छोटी आंत दे दे तो आपको क्या लिखोगे? छोटी आंत है। और छोटी आंत में भी आप कौन सा पार्ट लिखेंगे? इलियम, क्षुद्रांत। इन चीजों को आप नोट करें, किस तरह से उसका आंसर देना है ये चीजें आप लिख सकते हैं। कुप्र कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? यकृत में होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप यहां से नोट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। ये कुछ हमारी 12th क्लास की जो बुक है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पढ़ाए, कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से रिवाइज करें। 10th क्लास की बुक पढ़ें आप, 12th क्लास, 11th क्लास, इन चीज़ों को आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। वहाँ आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने भी मैंने पढ़ाए हैं उनको वहाँ रिवाइज करें। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको पाचन तंत्र की, सबसे पहले पाचन पढ़ा है मैंने, उनकी संरचना के बारे में पढ़ाया, पाचक ग्रंथियां मैंने पढ़ाई आपको। इसके बाद में जो अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पाचन की क्रियाविधि, कि कहाँ किसका पाचन होता है। ठीक है, जैसा कि एक क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, स्टार्च का पाचन मुख गुहा में होता है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। ठीक है, और इसका अंतिम भाग कौन सा होता है? गुदा होता है। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है जीवित अवस्था में, मृत्यु अवस्था में, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कंपटीशन के तौर पे मैं बिल्कुल आपको एक अच्छे तरीके से 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास का जो निचोड़ होता है एक प्रकार से
ठीक है, वो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। रेगुलर आप इस चैनल पर बना रहे, ठीक है। साइंस टैलेंट दिनेश सर यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया है, कीमती समय, और आप, मैं ये चाहता हूँ कि रेगुलर आप बने रहें, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं, रेगुलर इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।